अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, पाकिस्तान में जब भी कोई नई हुकूमत बनती है, भारत के साथ ताल्लुकात को वो किस नज़र से देखती है, ये बात बड़ी अहम हो जाती है। कुछ मुआशी माहिरीन ये समझते हैं कि भारत से तिजारत पाकिस्तान की मईशत के लिए ज़रूरी है, मगर साथ ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर जो टेंशन्स हैं, जिसमें कश्मीर का मसला सर फहरिस्त है, इसकी वजह से हुकूमतों के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो भारत के ख़िलाफ़ रिजर्वेशंस अपनी जगह बरकरार रखते हुए डिप्लोमेसी और तिजारत को साथ साथ चला सकें। अब माजी में कई बार भारत के साथ अमन कायम करने की कोशिश की गई है। नवाज शरीफ दौर में अटल बिहारी वाजपेयी का दौरा लाहौर अगर देख लिया जाए, या मुशर्रफ दौर में आगरा कॉन्फ्रेंस देख ली जाए, 2021 में LOC पर सीज़ फायर मुआहिदा किया गया, ये देख लिया जाए, मगर मामलात सेटल फिर भी नहीं हो सके हैं। तो इस मामले पर पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार साहब की एक अहम स्टेटमेंट सामने आई है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद ये चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो और पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायज़ा लेगा। तो कि ये किस हद तक मुमकिन है, इसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस सेट करना ज़रूरी होगा, और अगर तिजारत शुरू हो जाती है तो फिर पाकिस्तान की मईशत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, इसी पर बात करेंगे। पहले सेगमेंट हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, ये तमाम इख्तिलाफ़ात, चपकलिशें, जितनी भी जंगें हुई, फिर LOC की ख़िलाफ़ वर्जियाँ, फिर हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से कुलभूषण यादव पकड़े गए, इस तरह की इंसर्जेंसीज देखी गई, ये सब चीज़ें नज़र में रखते हुए क्या कोई कॉमन ग्राउंड हमें मिल सकती है, कोई बारगेनिंग चिप हमें मिल सकती है कि हम तिजारत को कंटिन्यू कर सकें भारत के साथ? शुक्रिया रामीन। देखिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान की डायनामिक्स जो है ना, आपने बड़ा अच्छा बताया कि ऊपर नीचे नशेब व फराज आते रहते हैं। इस वक्त सूरत हाल देख लेते हैं क्या है, और उसमें फिर ये देख लेते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जो ये बयान दिया है ताजरों के बिहाफ पे, वो हो भी सकता है कि नहीं। सही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके जो दोनों ममालिक हैं, उनके कैपिटल्स में उनके हाई कमिश्नर्स यानी एम्बेसडर्स नहीं हैं, वो डाउनग्रेड हुआ है। आपके हाई कमिशंस जो हैं वो अपनी फुल जो है वो कैपेसिटी में नहीं चल रहे। नंबर 2 ये है कि बातचीत का सिलसिला है ही नहीं किसी भी किस्म का। वो किसी ज़माने में होता था, हम लोग फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स करते थे, फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिलते थे, अगर बायलैटरली नहीं मिल रहे तो आप किसी बड़ी यानी जो आपकी कॉन्फ्रेंस है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है, तो उसके बाद जज में साइड लाइन में मिलते थे। फिर हम ये देखते थे कि क्रिकेट टीमें आ जा रही हैं वगैरह वगैरह। इसमें से किसी किस्म की भी कोई बात नहीं हो रही बशमूल उस तिजारत के जिसका कि आपने जिक्र किया है। तो ये तो है इस वक्त की सूरत हाल। अब इसमें एक दो अहम चीजें बड़ी जरूरी हैं ये जानने के लिए कि क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं, और ये अगर हुआ तो फिर क्या होगा। मेरे ख्याल में जो दूसरा पहलू है ना इसका कि ये हुआ तो क्या होगा, ये तो इसको तो आप छोड़ ही दें। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि क्या अगर पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा? आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? उसमें हिंदुस्तान का मानना डेफिनेटली जरूरी है, और वो अंडर द सर्कमस्टांसेस वो पॉसिबल मुझे तो नजर नहीं आ रहा। उसकी कुछ एक दो दलीलें देखते हैं। बताइए। ये सिंगापुर में एक आध दिन की बात है, 3 रोजा दौरे पे जाते हैं जयशंकर साहब, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो वहां पे जाके कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। नंबर 1 Q&A होता है ना, उसमें अपनी तकरीर करने के बाद उनसे सवाल पूछा जाता है, तो वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान मुलव्वस है, और देखिए हमारी बदकिस्मती देखिए कि हमारा जो हमसाया है वो इस्तेहकाम तो दूर की बात है, स्टेबिलिटी तो वो दूर की बात है, वो तो क्वाइट भी नहीं है, यानी खामोश भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनको पाकिस्तान से बहुत सारे शुकूक व शुबहात मौजूद हैं। दूसरा ये कि यही फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं कुछ साल 1.5 साल पहले कहते हैं, बड़े धड़ल्ले से कहते हैं, और ख़ासतौर पे बिलावल साहब का आपको याद होगा उनका दौरा जो हुआ उसमें भी उन्होंने इसी चीज़ का इयादा किया, खुल के बताया कि पाकिस्तान के साथ जो है इस वक्त सूरत हाल क्या है। उनकी वो स्टेटमेंट जो है पूरी दुनिया में गूंजी। उन्होंने कहा कि फॉर इंडिया पाकिस्तान इज इररेलेवेंट। अच्छा,
पाकिस्तान अगर इररेलेवेंट है और उस वक्त से लेके अब तक इररेलेवेंट है और क्वाइट नहीं है और स्टेबल नहीं है और उनको इसकी पाकिस्तान की ज़रूरत भी नहीं है, तो इस तनाजुर में मुझे ये बताइएगा कि अगर हम ये मान भी जाएं, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग कहते हैं जी कि अगर आपने ये किया तो कश्मीर का क्या करेंगे, 370 का क्या करेंगे, और क्या एक बहुत बड़ा सवाल जो थिंक टैंक्स के सामने आज तक लहरा रहा है कि क्या कश्मीर का मसला हल हुए बगैर तजारत हो सकती है कि नहीं, इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। तो उसमें दूसरे पर यानी जो आपका मरहला है ना कि तजारत शुरू हो गई तो क्या होगा, पहले तो पहले मरहले को देखते हैं और उसको देखते हुए जो है वो मुझे ये लग रहा है कि ये एक स्टेटमेंट है ताजरों को खुश करने के लिए। हम सबको पता है कि इंडिया इस वक्त आपसे किसी किस्म की बात करने को तैयार नहीं है और उसने ये बात बार बार दोहराई है। अच्छा, अब एक और यानी छोटा सा यानी ज़िमनी पहलू करके बात खत्म करता हूं मैं अपनी, कि जब इस किस्म की बात आती है ना कि तजारत करेंगे तो आपकी जो जो आपकी अपोजिशन है, जो अपोजिंग फोर्सेस हैं, वो कहती है देखें जी आपने तो कश्मीर बेच दिया, आपने तो कश्मीर बेच दिया, आपने कश्मीर का सौदा कर लिया, आपने इस तरह की बहस शुरू हो जाती है। और फिर सोशल मीडिया पे एक हुआ जनी चलती है, हाहाकार होती है और वावेला मचता है और शोर मचता है कि जी देखें पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है वो, इसमें जो जरूरी चीज है ना वो ये देखनी है। दो चीजें मैं बताना चाहूंगा यहां और बात खत्म करते हैं। सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी है, तजारत बाद में आती है, तजारत का जिक्र उस मुज़ाकरात में होगा, उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो नज़र नहीं आ रही, उसको हमने अंदरूनी तौर पे देखना है कि उसकी क्या वजूहात है, उसको किस तरीके से आपने हल करना है। दूसरा ये है कि आपकी जो स्टेक होल्डर्स आपके पाकिस्तान में हैं, जिसमें आपकी इस्टेब्लिशमेंट आती है, आपका फॉरेन ऑफिस आता है, आपके ताजर आते हैं, आपके थिंक टैंक्स आते हैं, आपकी सारी जो है वो यानी इंटेलिजेंसिया यानी मीडिया वगैरह, क्या ये, और अपोजिशन भी आती है, सियासी पार्टियां भी आती हैं, क्या ये सारे मिल के स्टेक होल्डर्स कोई एक फैसला कर सकते हैं? वो फैसला जो जर्मनी और फ्रांस ने किया था, क्या हमारी कौम इतनी मैच्योर हो गई है कि हम ये कहें कि ठीक है जर्मनी और फ्रांस की तरह ना कि लड़ाई होती है, बाकायदा जंग होती है, लेकिन जब यूरोपियन यूनियन की बुनियाद पड़ती है तो वो कहते हैं जी कि हम ट्रेड के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए करेंगे। इस मैच्योरिटी की जरूरत है, कंसेंसस पहले अंदर डेवलप करें, हिंदुस्तान बाद में आएगा। ठीक हो गया। राव खालिद साहब, मैं ज़रा यहीं से बात आगे बढ़ाना चाहूँगी। आर्च एनिमीज़ कहा जाता है पाकिस्तान और इंडिया को। अब आर्च एनिमीज़ तो फिर अमेरिका और जापान भी थे। ज़ाहिर है अमेरिका ने एटमी बॉम्ब गिरा दिया था जापान पर जाकर, मगर फिर भी ट्रेड होती है। चाइना और इंडिया में भी लद्दाख का मामला एक डिस्प्यूट है जो कि चल रहा है, मगर डिस्पाइट ऑफ दैट वो फिर भी ट्रेड कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के केस में क्या ऐसा स्पेशल या मुनफरिद है जो कि ये मामला उस तरीके से हल नहीं हो पाता, उस तरह से बायलैटरल रिलेशंस तजारत को लेकर खुसूसी तौर पर नहीं सस्टेन कर पा रहे जैसे कि बाकी ममालिक हम देख रहे हैं कर रहे हैं, हालांकि दुश्मन भी एक दूसरे के? हमारे और इंडिया के दरमियान जो डिफरेंट है वो कश्मीर है। अच्छा, जब तक वो मसला किसी तरफ नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं होगा, प्लेबिसाइट का जो एक तय है पहले से, वो जब तक नहीं होगा उस वक्त तक ये मामलात आप उसको बैक बर्नर पे रख सकते हैं। आप उस पर एक ज़माने में प्रपोजल थी मॉरिटोरियम की कि 15 साल का मॉरिटोरियम कर लिया जाए, दोनों कश्मीरों को आपस में मूवमेंट फ्री कर दी जाए और फिर देखा जाए कि क्या सूरत हाल डेवलप होती है, तो बहरहाल कोई ना कोई उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो यहीं से तजारत की बात शुरू होती है। हम 5 अगस्त 2019 के इंसिडेंट के बाद जो एक्ट किया इंडिया ने, उसके बाद हमने डाउनग्रेड की रिलेशनशिप भी, सफारत खाने के हवाले से भी तजारत भी बंद की और सारी चीज़ें उसके नतीजे में हुई। क्या वो चीज़ ख़त्म हो गई है? क्या 5 अगस्त 2019 रिवर्स हो गया है या सोच रहे हैं इंडिया रिवर्स करने का? एक बात यह कि जो हमें खारजा पॉलिसी की हमारी समत क्या होनी चाहिए और ज़रूरत क्या होनी चाहिए, कल भी हमने इस पर काफ़ी डिस्कशन की। नजम साहब ने बड़ी से दुरुस्त बात की थी कि हमें आज बैठ के डिफ़ाइन करना है कि हमने क्योंकि हर वक्त की रिक्वायरमेंट होती है ना। एक वक्त में हम वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे, उस वक्त हमारी और तरह की चीज़ें थी। अब हम इकोनॉमिक वॉर में हैं, हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। उस हवाले से हमें सिमत क्या होनी चाहिए और ज़रूरत क्या है हमारी, उसके हवाले से हमने चीज़ें तय करनी है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इसहाक डार साहब हैं,
मेरा ख्याल है ज़हनी तौर पे वो अपने आप को वज़ीर ख़ारजा तस्लीम नहीं कर रहे। वो उनकी जो बातें हैं, जो तरीक़ाकार है, ख़ास तौर पे ये विज़िट भी उनका जो पर्टिकुलर है, वज़ीर आज़म ने जाना था और उनको भेजा गया, वो लंदन गए, लंदन से फिर ब्रसल्स गए, ब्रसल्स से फिर लंदन आ गए। हालांकि लंदन में वो मेरा नहीं ख्याल उनको कोई इनविटेशन थी या थी, उनकी क्या ज़रूरत थी मुझे नहीं अभी तक पता कि वो लंदन क्यों गए थे और वापसी पे लंदन क्यों रुके और लंदन में उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। दूसरी बात होती है कि आप वो अभी खजाना के पोर्टफोलियो को ये समझ रहे हैं कि उसी माइंडसेट से अभी वो काम कर रहे हैं। जी वो बिल्कुल वो निकलना नहीं चाह रहा है उससे, वो समहाउ उनका को प्रॉब्लम है, जाहिर है, और उनको ज़बरदस्ती मेरा ख्याल इस साइड पे किया गया, तो इसलिए और ज़्यादा वो दिल पे ले गए इसको। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो क्या पॉलिसी स्टेटमेंट थी उनकी, ऑफ द कफ रिमार्क्स थे सवाल के जवाब में, जो कहा जा रहा है कि जो उन्होंने किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने ये बात की। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात नजूम साहब बेहतर समझते हैं, टाइमिंग इज़ एसेंस। जो वक्त होता है ना कोई बात करने का, कहने का, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, फॉरेन रिलेशंस में भी और अदरवाइज पॉलिटिक्स में भी। तो क्या ये मौका था कि इस किस्म की बात वैसे ही पासिंग रिमार्क्स के तौर पे भी की जाए या कोई बात हो रही थी इसके ऊपर? उन्होंने तो शायद अभी प्रॉपर ब्रीफिंग्स भी नहीं ली फॉरेन ऑफिस की उस तरह से कि उनको पता हो कि हमने किस मुल्क के साथ किस तरह चलना है या हमारे प्लान क्या है, खारजा पॉलिसी अभी किस तरह से हम लेके चल रहे हैं और आगे हम किस तरह लेके चल रहे हैं। तो वो गैर संजीदगी मुझे नज़र आती है, और ख़ास तौर पर हम जब इंडिया के हवाले से बात करते हैं तो उसमें हम बड़ा संजीदा होने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप अगर इकॉनमी ठीक करना चाहते हैं तो मैं आज की खबर आपको बता देता हूँ। EU के साथ GSP में जो हमने एक्सपोर्ट्स करनी थी, जो हमारे टारगेट थे, जो लेवल था, वो हमने अचीव नहीं किया। हम ड्यूटी फ्री, हमें इंपोर्ट की, वहाँ एक्सपोर्ट की इजाज़त है, हम काफ़ी 10, 15, 18% नीचे चले गए हैं। हम पिछले साल के बहुत कम कह रहे हैं कि जी उधर से ऑर्डर नहीं थे। तो हम क्या कर रहे हैं फिर? अगर ऑर्डर नहीं थे, एक मार्केट मौजूद है, एक मुल्क में नहीं थे दूसरे से कर ले, दूसरे में नहीं तीसरे में कर ले, इतना बड़ा यूरोप है, इतने मुल्क है उसमें। तो हम अगर इस तरह से पॉलिसीज़ को बनाएंगे और लेके चलेंगे तो फिर किस तरह से ये चीज़ें ठीक होगी? मेरा ख्याल है कि पहले उनको एक प्रॉपर ब्रीफिंग लेनी चाहिए, इसाक डार साहब को आके तसल्ली से हर पहलू से देखें रिलेशनशिप को, मिडल ईस्ट में कैसे रखने, चाइना के साथ कैसे, अमेरिका के साथ कैसे, और इंडिया और अफगानिस्तान और बाकी जितने ममालिक, ईरान है खित्ते में, बांग्लादेश है, सारे ममालिक, श्रीलंका है, फिर तो वो सारा सोच समझ के देख के फिर उसके बाद ये इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इस किस्म के सवालों के जवाब दें। मेरा ख्याल है इससे हमारी सुबकी होगी, और ये बिल्कुल दुरुस्त का नजम साकिब साहब ने, आप उनके टीवी चैनल लगा के देखिएगा, ऐसा कमाल वहाँ पे धमाल हो रही होगी ना, तो इसाक डार साहब के इस बयान को लेके कि बस बंदा शर्मिंदा ही हो सकता है, उस पर और क्या कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। साकिब, आपको भी लगता है कि बस इसाक डार साहब ने ऐसे ही सोचे समझे बगैर ताजरों को खुश करने के लिए ये बात कर दी है, या फिर वाकई नून लीग के एजेंडे पर ये है कि भारत के साथ ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशन सेट की जाएंगी? एक तो वहाँ पे लंदन में उनसे एक सवाल हुआ था, उस सवाल के जवाब में ही उन्होंने ये बात की, और इतनी मैच्योर लेवल की बात उस तरह भी नहीं थी कि उन्होंने कहा कि हमारे ताजर जो है वो चाहते हैं कि भारत से जो है वो तिजारत की जाए। इसकी टाइमिंग को देखना बहुत ज़रूरी है कि वज़ीर ख़ारजा इसाक डार साहब ये बयान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जयशंकर जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं वो 2-3 रोज़ कबल इतना सख्त बयान उन्होंने दिया पाकिस्तान के खिलाफ और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान पर। तो क्या जब वज़ीर ख़ारजा ये बयान दे रहे थे तो उनको इस हवाले से कोई मालूमात नहीं थी कि भारत क्या बोल रहा है? इस वक्त भारत जो है वो क्या पाकिस्तान के हवाले से कोई अर्जा सराई कर रहा है, कोई दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगा रहा है? फिर इसकी टाइमिंग एक और तनाजुर में भी देखा जाना ज़रूरी है कि इस वक्त मार्च है, वहाँ पे अभी अप्रैल से जून तक जो है वो 7 मरहलों में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है कि पाकिस्तान में कभी एंटी इंडिया या भारत के खिलाफ कोई कैंपेन में कोई वो स्लोगन नहीं होते, लेकिन भारत में होते हैं। भारत में पाकिस्तान मुखालिफ स्लोगन को लेकर एक इलेक्शन मुहिम जी एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान जो है वो लिया जाता है, और उसकी बुनियाद पर वो इलेक्शन लड़ते भी हैं और मुहिम का हिस्सा भी बनाते हैं। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल में वैसे भी इनको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए जब तक कि भारत में कोई नई हुकूमत ना आ जाए। फिर पिछले 2-3 साल अगर आप देखें तो 2019 अगस्त के बाद से तो चीज़ें जो है वो अभी ट्रैक पे आई नहीं है।
तो सबसे पहले तो आपने मुज़ाकरात की बहाली, अभी जो जयशंकर हैं उनकी अगर पूरी स्टेटमेंट आप पढ़ें तो वो कहते हैं कि हम कैसे भूल सकते हैं कि वो दहशतगर्दी है और वहाँ पे पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और इस किस्म के उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, तो उनको भूल कर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो इतने सख्त जो है वो बयान दे रहे हैं। तो जब तक कि मुज़ाकराती अमल बहाल नहीं होता दोनों ममालिक के दरमियान, तो तिजारत वाला मामला तो बाद में आएगा। लेकिन इस दौरान अगर देखें तो 2021-22 में 23 में जो ये अद्वियात या फार्मास्यूटिकल कंपनीज के आलात, इस किस्म की जो चीज़ें अर्जेंसी में जो चाहिए थी हमें भी या उधर भी, तो ये उनकी इजाज़त जो है वो दोनों जो हुकूमतें उन्होंने दी हैं। तो ये इस हवाले से तजियाकार फिर ये कहते हैं कि अगर बहुत छोटे पैमाने पे उस किस्म की चीज़ें अगर दोनों ममालिक जो है वो तजारत कर सकते हैं तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। जिस तरह चीन और भारत की मिसाल है कि वो आपस में उनके कितने इख्तलाफात हैं, कितनी बड़ी चीज़ें उनके एक्सट्रीम लेवल पे गई हैं, लेकिन उन दोनों के दरमियान जो है वो तजारत तो किसी न किसी तरह वो कर ही रहे हैं। तो इस तरह ये जो टाइमिंग वाला मामला है ख़ास तौर पर इसहाक डार साहब को भारत के हवाले से तो ख़ास तौर पर जो है वो बड़े मोहतात तरीके से बात करनी चाहिए। फिर कश्मीर का जो मसला है उसके बगैर तो चीज़ें आगे कैसे जो है वो बढ़ सकती हैं कि 19 अगस्त 2019 की जो पोजीशन है भारत की, भारत उस पोजीशन से पीछे तो नहीं हटा, आज तक नहीं हटा। तो पाकिस्तान का स्टैंड या तो उससे पीछे हटकर आपने इनिशिएटिव लेना है तो भारत की तरफ से कुछ ऐसी खैर सगाली कोई जो है वो पैगाम तो आए। अभी जो मोदी साहब ने जो मुबारक दी तो वो ट्वीट आपने पढ़ा, वो 2 लाइन या 3 लाइन ट्वीट था, उसमें कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी कि उसमें सिर्फ ये तो था कि उन्होंने कोई अल्फाज कहे जो हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ उनके हवाले से, लेकिन आगे फ्यूचर के हवाले से कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसे ताल्लुकात के हवाले से कोई ऐसी बात या कोई इशारा भी नहीं किया गया। तो इसलिए मेरा यह ख्याल है कि सरदार साहब और अब उनको ज़ाहिर है अच्छी बातें करनी चाहिए, ताल्लुकात की, अमन की बात करनी चाहिए, दोस्ती की बात करनी चाहिए, मगर टाइमिंग बड़ी ज़रूरी है और माइंडफुल होकर इस तरह की बातें करनी चाहिए। यहाँ पर नाजरीन लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। इंतखाबात और हुकूमत साजी के मेजर मामला सेटल होने के बाद इस वक्त सियासी मंजरनामा कुछ यूँ है कि अपोजिशन लीडर का मामला पेचीदा सूरत इख्तियार करता जा रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उमर अयूब को नामजद तो कर दिया था, मगर ये ऊँट अभी तक किसी करवट बैठ क्यों नहीं पाया है, इस पर अपने तजियाकारों की राय जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ शाहिद खाकन अब्बासी ने तमाम सियासी जमातों से मायूस होकर एक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया है। तो उनकी जमात कैसे बाकी जमातों से मुनफरिद होगी या स्टैंड आउट करेगी, ये देखना अभी बाकी है। राव खालिद साहब, हमारी असेंबली अपोजिशन लीडर से अभी तक क्यों महरूम है? क्योंकि स्पीकर साहब अभी तक नहीं, उनको पसंद नहीं आ रहा कोई बंदा किसको अपोजिशन लीडर वज़ीर आज़म से ज़्यादा सोच विचार अपोजिशन लीडर के लिए हो रही है। जी बिल्कुल, वो उसमें एतराज़ जो एक सुनने में आ रहा है वो ये है कि जो उमर अयूब साहब हैं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन नहीं की। तो जब अपोजिशन की अक्सरियत कह रही है कि ये हमारा अपोजिशन लीडर होगा तो उसमें वो ज्वाइन करें ना करें तो उससे क्या मसला है। आप मौलाना फजलुर रहमान जब रहे थे उस वक्त उनकी कौन सी कोई 150 सीटें थी अपोजिशन की जब उनको बनाया गया था, तो वो एक कंसेंसस होता है अपोजिशन के दरमियान, वो करते हैं। तो यही वो चीज़ है जो ये इंडिकेट करती है कि हमारी सियासत किस सिमत जाएगी। तो वो उनके लिए एक मशवरा भी है, शेर है कि दिल के दरिया को तो एक रोज़ उधर जाना है, इतना बेसमत न चल लौट के घर जाना है। तो आप जब इस किस्म की चीज़ें करेंगे तो उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी। आप एक अपोजिशन लीडर के अपॉइंटमेंट पर इतना यानी हंगामा कर रहे हैं, उसके ऊपर आप यानी वो कर रहे हैं, लेतोलाल से काम ले रहे हैं, तो किस तरह से मामला बेहतर होंगे। तो ओवरऑल जो आप कह लें कि पीटीआई, अगर पार्टी वाइज हम देखें सियासत को, पीटीआई की सूरत हाल तो उसके मसाइब और आलाम कम होने का नाम नहीं ले रहे, बढ़ते जा रहे हैं कि केसेस हों। उसमें कहीं ना कहीं पीटीआई की अपनी भी कोई फ्लॉड स्ट्रैटेजीज हैं, आप कसूरवार समझते हैं फ्लॉड स्ट्रैटेजीज को? वो उनकी फ्लॉड स्ट्रेटजी वही है जो वो कहते हैं कि वो आटा गूंदते हुए हिल क्यों रही हैं, इस किस्म का एतराज़ उन पे हो जाता है। वो ना भी हो तब भी उन पे एतराज़ होना ही होना है। शायद कुछ उनकी खामियां भी जिस तरह उन्होंने इल्हाक किया, उससे पहले वो MWM के साथ थे, उसको भी वो उसमें कंट्रोवर्सी पाई जाती है, इख्तिलाफात पाए जाते हैं पीटीआई के अपने अंदर अभी तक।
देखिए बात यह है कि वो क्रिकेट में हम कहते थे कि जो ग्राउंड में खड़ा उसको पता है कि क्या चल रहा है मामला, हम बाहर से बैठ के उसको इन स्विंग और आउट स्विंग खेलने का मशवरा तो दे सकते हैं, लेकिन जिसकी तरफ बॉल आ रही होती है उसको पता होता है किस स्पीड से आ रही है और किधर घूम रही है वो। अच्छा। तो वही बेहतर कर सकता है। तो वो ग्राउंड में है, उनके अपने कंसिडरेशंस होंगी, जिन हालात में वो थे उन हालात में हम अपने आप को रख के देखें तो शायद हम अंदाज़ा लगा सकें कि उन्होंने गलतियां कहाँ पे की हैं और क्या वाकई दुरुस्त फैसले किए। एक तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने से ये हुआ, वो ग्रुप की सूरत में अब वो पार्लिमानी पार्टी बन गई है, अब डिफेक्शन का उसमें चांस खत्म हो गया। मेरा ख्याल है ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है उनको उस वजह से हुआ है। दूसरा उनके साथ जो अभी सेनेट इलेक्शन में भी वही हो रहा है, अपोजिशन लीडर पे जो हो रहा है, सेनेट इलेक्शन में उनके कागजात वगैरह रिजेक्ट होने शुरू हो गए। इसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो PMLN का है मेरे हिसाब से। हुकूमत बनने के बाद भी वो मसाइल अपनी जगह पे मौजूद है। हुकूमती मामलात तो खैर उन्होंने आउटसोर्स किए हुए हैं, जैसे ये कमेटी बनी थी इक़्तिसादी कमेटी और उसकी सरबराही वज़ीर-ए-आज़म ने खुद रखी थी और फिर एक दिन बाद उनको वापस देनी पड़ गई वज़ीर ख़जाना को। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हुकूमती मामलात का। सियासी मामलात में जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उनको नहीं बल्कि नवाज फैक्टर माइनस करने की कोशिश हो रही है जो नज़र आ रहा है। अच्छा। बज़ाहिर तो उसकी वजह उसके हमें नज़र आते हैं उसके आसार। जावेद लतीफ़ साहब और ऐसे लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो बातें वो करते हैं जिस किस्म की सेंसिटिव बातें जो कि इंतखाबात के हवाले से बहुत सीरियस इल्ज़ामात जो PTI लगाती है उसको इंडोर्स भी करते हैं, बल्कि उससे भी आगे चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ बातें की, आज उसके भी पार्टी के अंदर से उसके खिलाफ आवाज़ आ गई। हनीफ अब्बासी ने उसको कंडेम किया है और उन्होंने कहा है कि जी आपको उस वक्त बात करनी चाहिए, बाद में आप करके बिला वजह, यानी ये अखलाकियात के मुताबिक भी नहीं है इस तरह से। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने शाहिद खाकान अब्बासी की बात की, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जो जमात है वो बना रहे हैं या बनवाई जा रही है, ये एक अलहदा पहलू है उसका। लेकिन उस जमात में कौन लोग जाएंगे ये देखने की बात है, बड़ा अहम सवाल है। क्या PTI के लोग जाएंगे? कतई नहीं जाएंगे। PTI के लोग पीपल्स पार्टी वाले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो कौन लोग जाएंगे उस जमात में? मोहम्मद ज़ुबैर और मिफ्ता इस्माइल तो चले गए, नवाज कोकर साहब एक पीपल्स पार्टी से छोड़ी हुई है वो चले जाएंगे। उसके बाद कौन लोग होंगे जो जाएंगे? यकीनन मुस्लिम लीग नून को ही नुकसान उसका होगा, उसके ही वो लोग जो लीडरशिप से मायूस हैं या अंदर की लड़ाई में कोई पार्टीबाजी का शिकार है, वही लोग जाएंगे। इसलिए ये अल्टीमेटली नून के लिए सबसे बड़ा मसला होगा। पीपल्स पार्टी जो है वो एक तीसरा फैक्टर है जो अभी अपनी पोजीशन सिक्योर कर रही है। पार्टी जो लेनी चेयरमैन सेनेट लेने के बाद वो भी मेरा ख्याल है परपुर से निकालना शुरू कर देंगे, काफ़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी ओवरऑल सियासी मंजरनामे पे हुकूमत के भी। जी ठीक है। नजमुल साकिब साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की अगर शख्सियत को देखा जाए, उनके मिजाज को देखा जाए, जिस तरह से उन्होंने इख्तिलाफात किए नून लीग में रहते हुए फिर वो अलग हो गए अल्टीमेटली, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं उनकी लीडरशिप में बनने वाली जमात को लेकर? ये कहना तो मेरे लिए मुश्किल होगा कि उनको कितने चौधरी निसार मिलेंगे और कितने मिफ्ता इस्माइल मिलेंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो उसूली मौक़िफ़ शुरू से था वो अभी भी है। ठीक है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अभी तक, हालांकि वो नून से निकल गए हैं, लेकिन अपने उन्होंने वज़ा कता रखी हुई है, उन्होंने वो सोशल ग्रेसेस रखी हुई हैं और वो बड़े मोहतात अंदाज में अपनी पुरानी पार्टी या अपनी पुरानी लीडरशिप के बारे में बातें करते हैं। इसके बाद ये है कि अगर आप उनको गौर से सुने ना, उनके फिक्रे बड़े मानी खेज होते हैं। वो जब बात करते हैं एक चीज़ पे तो वो टिके हुए हैं, पहले तो उसकी बात करते हैं। उनके ख्याल में पाकिस्तान के सियासी और मुआशी पस मंज़र का जो हल है, जो मसाइल का हल है, वो ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठे, चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो यानी सुप्रीम कोर्ट के वो बैठे और तमाम पार्टियों के लोग बैठे और ये सारा एक इकट्ठ हो और वो दयानतदारी के साथ ये फैसला करे कि इस मुल्क के साथ आपने क्या करना है। ये उन्होंने बारहा रिपीट किया है। अब ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये तो चलती रहती हैं, पार्टियां बनती रहती हैं। अभी इलेक्शन से पहले पता लगा जी इस्तेहकाम देने कोई पार्टी आ गई है, अभी हमें जहांगीर तरीन साहब नज़र नहीं आ रहे वो कहाँ पे हैं, लेकिन अलीम खान साहब को 2 बड़े ओहदे मिल गए हैं। ये सिलसिला चलता रहेगा। क्विकली मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको और आपके लाखों देखने वालों को, कि तीनों बड़ी पार्टीज पीपल्स पार्टी, PTI और नून और इस वक्त की मौजूदा हुकूमत समेत ये सारे के सारे मेल्टिंग पॉट में है। इस वक्त
पीटीआई जो है वो बल्ला छिनने से लेके आज तक मुसीबत में है, असर नौ शुरू करने का इस वक्त वो मझधार में है, हाथ पांव मार रही है। नून लीग के बड़े बड़े बुर्ज गिर गए हैं और उनके बड़े बड़े राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ और शहजाद रफीक वगैरह दाएं बाएं हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही। लेकिन उन्होंने अपना वोट बैंक जो उन्होंने गंवाया है उसकी उनको मुसीबत पड़ी हुई है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वक्त उनको है कि क्या वाकई नवाज शरीफ साहब वाकई नून लीग के कायद रह भी गए हैं कि नहीं। तीसरी तरफ पीपल्स पार्टी है और मुझे इनमें अगर थोड़ी सी बेहतर सूरत हाल नजर आ रही है तो वो पीपल्स पार्टी की कि ठीक है बिलावल साहब को कुछ नहीं मिला लेकिन उन्होंने शतरंज ऐसी बिछाई है जरदारी साहब ने, सुभान अल्लाह, कि उनकी सारी चालें कामयाब हुई हैं। वोट बैंक उन्होंने भी खोया है लेकिन सिंध उनके पास है, आईनी हिसाब किताब उनके पास है। अब ये शायद खाकान अब्बासी साहब की जो आपने बात की है, हाँ। इसके बारे में बॉटम लाइन ये बताऊंगा कि ये दागज़दा मैदान बनाने दे उनको, देख लेंगे कि कौन कौन उसमें आ रहा है। लेकिन इलेक्शन जो हैं वो कब होते हैं, कब इनकी पार्टी आएगी, कितनी सपोर्ट होगी, वो राव साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये वो बना रहे हैं कि ये बनाई जा रही है। इस ये तो खैर सारा मुहिम्मा ही रहेगा। लेकिन मेरे अपने ख्याल में पाकिस्तान के सियासी पस मंज़र में अगर 2-3 आवाज़ें जो हैं वो मैच्योर हैं और वो वाकई ये चाहते हैं कि इस मुल्क में बेहतरी आए, उनमें सरे फहरिस्त खाकान अब्बासी साहब का नाम है। बिल्कुल ठीक है, आपकी राय आ गई। साकिब, थोड़ा अगर हुकूमत के हवाले से भी बात कर ली जाए, हुकूमती लेवल पर कुछ मिसमैनेजमेंट्स, कुछ कन्फ्यूजन्स भी सामने आ रही हैं। जैसे इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की चेयरमैनशिप एक दिन में ही तब्दील कर दी गई, क्यों ये ज़रूरत पड़ी, क्या चल रहा है हुकूमती लेवल पर, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर? एक तो ये इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की चेयरमैनशिप थी, इससे पहले चेयरमैन इरसा जो है उनकी तैनाती थी, जो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने हलफ उठाया और दूसरे दिन उसका नोटिफिकेशन हुआ, फिर तीसरे दिन वापस हो गया। इसमें भी प्राइम मिनिस्टर जो खुद चेयर कर रहे थे इसको, चेयरमैनशिप अपनी से लेकर जो है वो वज़ीर ख़जाना को दे दी गई। इसके अलावा भी 2-3 मामलात और भी ऐसे हैं जो हुकूमत में चल रहे हैं और जो ले दे हो रही है कि किसकी चलेगी। लेकिन रात को राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने एक बड़ी ज़ूमाना बात की। उन्होंने कहा कि जो वजारत ख़जाना और वजारत दाखिला है ये अगर कायम रहती है तो ये इस हुकूमत के कायम रहने की ज़ामिन होगी। तो उससे उनसे पूछा गया कि क्या मतलब, तो उन्होंने कहा कि जितना मैंने कहना था ये कह दिया। तो इसलिए मामलात जो है वो सारे मेरा ख्याल है जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ या नून लीग उनके जो है वो हाथ में भी नहीं है। फिर 4 बड़े महाज हैं। एक तो देखें कि अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जो है वो नहीं हो रही था, उन्होंने अपना नंबर दे दिया है और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को लिख दिया है जो स्पीकर कौमी असम्बली है उन्होंने। अब अगर ऐसा कोई सिनेरियो बन जाए कि एक तरफ आपने मखसूस नशिस्तों वाला भी वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में बांट दी गई, इसी तरह मैंडेट चोरी वाला मामला जो है वो अभी जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, पार्लिमानी लीडर जो है वो भी उनका अभी तक आपने नहीं किया स्पीकर ने, और जो अपोजिशन लीडर है वो भी अगर आप कोई माइनॉरिटी वहाँ पे सीट्स वाला 20-30 सीट्स है जिसकी, उसका अगर अपोजिशन लीडर अगर बना देते हैं और 100 सीट्स वाले जो है वो देख रहे हो, तो इससे बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। एक तरफ हुकूमत जो है वो इतने सख्त और मुश्किल फैसले करने जा रही है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और दूसरी तरफ उनका ये रवैया कि पार्लियामेंट के अंदर भी स्पेस नहीं देनी और बाहर भी स्पेस नहीं देनी, कि उनको अगर इस्लामाबाद में या किसी जगह जलसा करना है उसकी इजाज़त भी नहीं देनी। मेरा ये ख्याल है कि कम से कम 8 फरवरी के बाद की सोच अब जो है वो आनी चाहिए मौजूदा हुकूमत में, हुक्मरान इत्तेहाद में और मुस्लिम लीग नून में। अब हालात 8 फरवरी से पहले के नहीं है। एक पार्टी है पीटीआई, उसका मैंडेट है पूरे सूबे में, उन्होंने क्लीन स्वीप की है। मरकज में 100 सीट्स हैं उनके, सूबे पंजाब में उनके पास 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं। वो मैं उनकी सीट्स की बात कर रहा हूँ जो अभी मौजूद है, बाकी जो क्वेश्चन मार्क है जो वो तो अलग है। तो इसलिए इतनी जो है वो मेरा ख्याल में उस लेवल तक ना जाए कि बिल्कुल एक जमहूरियत जो है वो बिल्कुल ही एक डमी सी जो है वो पता चलना शुरू हो जाए कि इसमें अंदर तो बिल्कुल खोखला जो है वो सिस्टम चल रहा है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और भी हैं। एक महाज जो चल रहा है केपी में, खैबर पख्तूनख्वा के जो स्पीकर हैं उन्होंने जो गवर्नर हैं
उन्होंने 22 मार्च को जो है वो इजलास बुलाया था और 2 अप्रैल को आपको पता है सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं और वहाँ पे जो सीट्स थी इनकी जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें कुछ मुस्लिम लीग नून और कुछ जेयूआई को दे दी गई। अगर वो हलफ उठा लेते हैं तो उनकी 2 अप्रैल सेनेट में उनकी सीट्स बननी है उनकी बुनियाद पर, अगर नहीं उठाते तो उसका फायदा डायरेक्ट पीटीआई को होना है। अब वहां पर पीटीआई फिर खेल रही है कि वो जो है वो अभी तक उन्होंने इजलास नहीं बनाया, उन्होंने गवर्नर को कहा है कि आपका तो इख्तियार ही नहीं, ये तो वज़ीर आला ने करना है और उस पर अभी तक आज जब हम बात कर रहे हैं तो अभी तक जो है वो इजलास नहीं बुलाया गया, तो वहां पर भी एक महाजराई का जो मामला है वो जारी है। इसके अलावा रात को जो इत्तेहादी हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत के फरतुल्लाह बाबर, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जो बात जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीबन 3-4 रोज़ से उस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। उन्होंने पहले कहा कि हम पार्लियामेंट में सुनना चाहते हैं, साबिक जो आर्मी चीफ हैं उनको, साबिक DGISI उनको बुलाना चाहते हैं, और अगले दिन उन्होंने कहा कि मुझे धमकी भी मिली है। तो उन्होंने कहा कि ये एक बहुत सीरियस मामला है, वो कैबिनेट में है, या तो कैबिनेट के सामने ये मामला रखते, तो इसको आप अगर नज़रअंदाज करते हैं तो फिर भी आप पे जो सवालिया निशान आएगा। तो इसलिए ओवरऑल अगर आप ये कह सकते हैं कि पिछले 2 हफ्तों में जो हुकूमत आई है उसके चैलेंजेस एक से बढ़कर एक जो है वो चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। अब क्या वो इनसे निकल सकेंगे? बज़ाहिर अभी तक का तो मामला जो है वो बड़ा एक महाजराई और एक मुअम्मा सा बना हुआ है, कन्फ्यूजन जो है वो बरकरार है, लेकिन आइंदा देखते हैं कि क्या हुकूमत को भी ऐसी प्लानिंग करती है ताकि इससे वो निकल सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, राव खालिद साहब, आप क्या समझते हैं इस तरह की मिसमैनेजमेंट या कन्फ्यूजन्स जो सामने आ रही हैं इस वक्त गवर्नमेंट लेवल पर, ये उनकी अपनी क्रिएट करदा हैं या फिर अभी नई नई हुकूमत है तो ये होता है, टाइम लगेगा चीज़ें सेटल होता? ये 17वां महीना हुकूमत का, नई कैसे होगी? 16 महीने की कंटिन्यूटी है ये बुनियादी तौर पे। स्प्रिंग ब्रेक भूल गए, बल्कि ये 6 महीने आप उसके बेशक केयर टेकर के भी डाले, वो भी नहीं के हैं, फिर इसका मतलब है ये 23वां महीना है इनका। तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है, कोई इन्होंने नया क्या किया है? कोई एजेंडा दिया है, कोई सिमत अपनी मुतय्यन की है, कोई चेंज की है, कुछ वही चीज़ें। अभी SIFC का इजलास आप देख लें, उसमें उन्होंने साबिक कैबिनेट और उनके वज़ीर आज़म को बुलाया हुआ था और उनके साथ बैठ के वो सारी उन्हीं चीज़ों की कंटिन्यूटी के ऊपर उन्होंने खराज तहसीन भी पेश किया और उसको आगे लेके चलने का भी वादा किया। तो नई चीज़ क्या है जो इनको कन्फ्यूजन हो या मामलात उसमें हों? मेरा ख्याल है सियासी तौर पे जो इनको हिट हुई है ना, नजमुल साकिब साहब ने जैसे कहा, वोट बैंक की और बाकी जो मामलात हैं वो बड़ी सीरियस है कि आप अभी तो हुकूमत कर लेंगे, 5 साल भी भले निकाल लें, उसके बाद आप क्या करेंगे? तो फिर कहाँ जाएंगे? तो फिर लोगों का सामना तो करना ही पड़ेगा एक ना एक दिन आपको फिर जाके। और ऊपर से जो सूरत हाल है, ओवरऑल इकोनॉमी की सूरत हाल है, इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली वो आपकी अभी उस तरह कंट्रोल में नहीं आ रही। 1.5 साल की बात की जा रही है कि 1.5 साल बाद ठीक हो जाएंगे मामला। तो वो कहते कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, 1.5 साल में तो इतना कुछ हो जाएगा कि आपको शायद लोग पकड़ के ही निकाल दें हुकूमत से बाहर और कुछ भी ना करें। तो इसलिए ये परेशानी बुनियादी तौर पे वो है, अपने पॉलिटिकल कह ले के जो अपनी साख है उसको बरकरार रखना, अवाम में अपनी मकबूलियत पैदा करनी है नहीं इनकी पैदा करनी है। होती तो चलो कम हो जाती, अब तो उनको नए सिरे से बनानी है, करनी है सारा कुछ। तो इसलिए मेरा ख्याल है इनके मसाइल और मसाइब जो है ना वो ज़हनी दबाव का बायस बन रहे हैं। और ये और भी अजीबोगरीब बातें सुनने को मिलेंगी, जैसे आजकल सुनने को आ रही हैं। इज़हाक डार साहब ने भी जैसे बोल दिया। जी। तो इस किस्म की मेरा ख्याल है कि ये जो बयानात है, राना सनाउल्लाह साहब के हों, जावेद लतीफ़ के हों या मियां साहब के हों, हनीफ अब्बासी के हो। जी चलिए, बस हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर वो अपने आप को डेस्परेटली प्रूफ करना चाह रहे हैं तो फिर उसमें आवाम का ही अल्टीमेटली फ़ायदा कुछ हो भी। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर खुशामदीद। दहशतगर्दी ने जहां एक तरफ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के दूसरे ममालिक भी अब इससे मुतासर नज़र आ रहे हैं। जुम्मे को रूस के दारुल-हुकूमत मॉस्को में रूस की तारीख़ का बदतरीन टेररिस्ट अटैक हुआ। बताया ये जा रहा है कि दाइश से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों ने शहर के शॉपिंग सेंटर के सिटीज़न हॉल में एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट के दौरान अंधाधुंध फायरिंग की। 100 से ज़ायद लोग अब तक इस वाक़े में मारे जा चुके हैं। नजमुल साकिब साहब, ये सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है? निहायत तशवीशनाक है। देखिए,
पहले तो सबसे आधे मिनट में ये देखते हैं ना कि ये मॉस्को का जो है जनूबी नवाही इलाका है और एक रॉक बैंड है, पिकनिक उसका नाम है। लोग अपने घरों से रिलैक्स होने के लिए गए हैं, म्यूज़िक सुनने के लिए गए हैं। और ये है जी क्रॉकस सिटी हॉल, जिस पे ये वाकया 2 दिन पहले पेश आता है कि 5 गनमैन आते हैं कैमोफ्लाज हिसाब किताब में, तो वो फायरिंग यानी ऑटोमेटिक वेपन्स चलते हैं, साथ ही हम देखते हैं कि एक्सप्लोजन्स हो रही हैं, बॉम्ब फट रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रॉपरली प्लान करके। तो अभी जब हम इस प्रोग्राम के लिए आ रहे थे तो मैंने देखा कि लेटेस्ट फिगर्स जो है ना, उसमें ये है कि 115 अपनी जान से गए और 187 ज़ख्मी हैं। अब ये कि हमारे इसकी गूंज जो है ये सिर्फ रूस पे नहीं, ये अमेरिका तक पहुंची है, चीन तक पहुंची है, पाकिस्तान तक पहुंची है। और पाकिस्तान से सदर पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और वज़ीर ख़ारजा ने जो है वो मज़म्मत की है और कहा है कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान रूस के साथ खड़ा है। अब ये कि 2-3 चीज़ें इस पे बड़ी ज़रूरी है देखनी। पहली बात ये है कि जब कोई ये कहता है कि जी ये वाला वाक़या जो दहशतगर्दी का है ये ISIS ने किया है, ये जायश ने किया है, या अल-कायदा ने किया है, या फलाने ने किया है, या इजराइल ने करवाया है, वगैरह वगैरह, किस बेसिस पे आप ये कहते हैं? तो मुझे इसमें भी लगता है कि सियासत आती है कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक यानी चूहे को अगर पता लग गया कि भी शेरनी कत्ल हो गई है तो वो भी धमाले मारता है कि चलो जी साडा नाम ही, हमारा नाम भी बीच में आ जाए। अच्छा, तो कुछ तो इस तरह के तुफैलिए होते हैं जो असल में करता है। मैं उसी की तरफ आ रहा हूं, जो जिम्मेदारी कबूल करते हैं वो क्या, यानी ये तो यानी सोचने की बात है ना कि आपने जिम्मेदारी कबूल की, इसका मतलब है कि आप बता रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इसका फैसला आज तक नहीं हो सका। आज तक 9/11 के बाद से ये जो एक यानी दहशतगर्दी की ये शक्ल हमारे सामने आई है ना, चाहे वो अल-कायदा हो, जैश हो जिसको IS भी कहते हैं, ISIL हो, वगैरह वगैरह, ये TTP हो, पहली बात ये समझ नहीं आती कि ये इनकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है, आज तक नहीं पता लगा। दूसरा ये नहीं पता लगा कि इनको बनाता कौन है। तीसरा ये भी नहीं पता लगा ये होते कहां हैं। और फिर ये है कि ये कौन लोग हैं, क्या ये सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी बारियां लगाई हुई हैं? इनके पीछे कौन है? दहशतगर्दी चलती रहेगी, काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स भी चलते रहेंगे, ये साथ साथ चलते रहेंगे। और ये सिर्फ पाकिस्तान का, रूस का, इस वक्त का, अमेरिका का मसला नहीं है, ये पूरी आलम इंसानी का मसला है, पूरे यानी कुर्राए अर्ज का मसला है। अब ये करना क्या है? आखिरी बात जी, इसमें आपने देखना यह है कि अगर तो आप वाकई इंटरेस्टेड हैं, अगर आप दिलचस्पी लेते हैं दुनिया के तमाम ममालिक यूनाइटेड नेशंस में बैठें और सिद्के दिल से ये फैसला करें कि कम से कम इंडिया की तरह स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे कोई हरदीप सिंह निज्जर जो है वो कनाडा में इस तरह से नहीं मारेंगे। पहले तो ये है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप में वो जो दयानतदारी का एलिमेंट है कि यूनाइटेड नेशन में, और उसकी आपको बताऊं, एज वी स्पीक टुडे, टिल टुडे, यूनाइटेड नेशंस ने आज तक टेररिज्म की जो डेफिनेशन है उस पे भी इत्तेफाक नहीं किया। अच्छा, चलें, अभी तक नहीं पता टेररिज्म का मतलब क्या है। बिल्कुल ठीक है, इससे अंदाजा लगाइए, इससे अंदाजा हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। राव खालिद साहब, इसे रशिया का 9/11 कहा जा रहा है और हमने देखा था कि जब 9/11 हुआ था तो पूरा एक एरा तब्दील हो गया था। प्री 9/11, पोस्ट 9/11 कहा जाने लग गया और फिर जिस तरह से खित्ते पर असरात उसके मुरतब हुए, वॉर ऑन टेरर हुई। आप देख रहे हैं कि रशिया पे जो ये हमला हुआ है इसके असरात खित्ते पर पड़ सकते हैं और कोई ख़तरनाक सूरत हाल या तशवीशनाक सूरत हाल आगे डेवलप ना कर जाए। जी बिल्कुल, उस पर यकीनन होगी, क्योंकि वो अभी तक तो तहकीकात के मरहले में है। ये तो बाहर से उनको बताया जा रहा है कि इसने कर दिया या उसने कर दिया। जी। लेकिन अभी तहकीकात करेंगे तो वो जिस नतीजे पे पहुंचेंगे उसमें इमीडिएटली तो यूक्रेन उनका टारगेट है, वो समझते हैं यूक्रेन इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद वो और इंटरनेशनल कौन से प्लेयर्स उसमें हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उस पर भी यकीनन जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, ये दाइश का फिनोमेना समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुनिया के लिए एक थ्रेट है। रशिया में किया है या नहीं किया, लेकिन उनका जो तरीक़ाकार है अब तक, जो शुरू तो वो किसी और तरीके से हुए थे, वो एक इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया बनाने के लिए वो उन्होंने शुरू किया था। लेकिन अब जो उनके लेटेस्ट जो है ना, वो लेटेस्ट जितने सोशल मीडिया के टूल्स हैं, जितना इंटरनेट है, उस पर वो रेडिकलाइज करने की इस्तात रखते हैं। ये जितने माहिरीन हैं उनके ये बिल्कुल कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इनकी रीच और अप्रोच पूरी दुनिया में है, ग्लोबल है,
और ये किसी जगह पे भी लोगों को रेडिकलाइज करने की इस्तात रखते हैं। उसमें वो पैसा भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक्सटॉर्शन के लिए मसलन पैसा दे के अगवा करके वो लोगों को UN से $200 मिलियन ले चुके हैं मुख्तलिफ वर्कर्स को अगवा करके और उनको छुड़ाने के और लोगों को छुड़ाने के। ये रिकॉर्ड की बात है। तो वो उनकी इस्तात इस किस्म की है। तो ये जो फिनोमेना है ना, ये दुनिया के किसी भी खित्ते में वो लोग जो वल्नरेबल लोग हैं, ख़ासतौर पे जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वार हो रही है, पॉलिटिकल टर्माइल है, उन जगहों पे बहुत जल्दी लोगों को वो कैप्चर करते हैं। तो इस फिनोमेना को रोकने की ज़रूरत होगी, वरना ये बहुत डेंजरस होता जाएगा। किसी एक मज़हब, किसी नस्ल या किसी इलाके से ये फिर मुंसलिक नहीं रहेगा। इनकी रीच ग्लोबल है और ये ग्लोबली बहुत बड़ा अनरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। बेल्जियम में ऑलरेडी एक थ्रेट आया था, वो उन्होंने उसको टैकल कर लिया। उसके बाद ये थ्रेट भी आ गया था, पता चल गया था, लेकिन ये टैकल नहीं हुआ, ये एग्जीक्यूट हो गया। तो ये पैसे का लालच दे के मजहबी हवाले से इंटरनल जो रिफ्ट होती है उसको एक्सप्लॉइट करके जो मुखालफिन होते हैं, मतलब BLA हमारे यहाँ जैसे कर रही है दहशतगर्दी, तो उनके लोगों को भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह TTP के लोगों को ये इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके ये पोटेंशियल मौजूद है। इसलिए ये बहुत डेंजरस फिनोमेना है हमारे यहाँ। जिस तरह से हमारे यहाँ अब फिर थोड़ी सी एक स्पाइक आई है, तो उसमें हमें भी बहुत मुहतात रहने की ज़रूरत है। और दुनिया को यकीनन, ये सही बात है, यूनाइटेड नेशन और दुनिया को मिल के इस खतरे को एहसास भी करना चाहिए और एज सून एज पॉसिबल इसको टैकल करना चाहिए। सही बात है। साकिब, आपकी क्या राय है, क्या आफ्टर मैथ हो सकता है इस वाक़े का? एक तो अमेरिका की जानिब से 7 मार्च को भी एक अलर्ट जारी किया गया था अपने शहरियों के लिए कि मॉस्को में ऐसे इस तरह के जो मकामात हैं वहाँ पे कोई हमला हो सकता है। फिर जब ये मॉस्को में अटैक हुआ है तो उससे एक रोज़ पहले भी वहाँ कांग्रेस में जो अमरीकी सेंट्रल कमांड के जो सरबराह हैं उनकी जानिब से ये बयान दिया गया कि दाइश दोबारा से एक्टिव हो रही है और अमेरिका और यूरोप को किसी न किसी तरह नुकसान पहुँचा सकती है या उनके खिलाफ कोई जो है वो कार्रवाई कर सकती है। तो उससे अगले रोज़ मॉस्को में ये जो है वो अटैक हुआ है। अब इसके मेरे ख्याल में 2 किस्म के पहलू हो सकते हैं। एक तो रूस जो इसको 9/11 तर्ज का हमला जो है वो करार दे रहा है। अभी तक वहाँ पे तहकीकात चल रही हैं, कुछ लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी किया है, लेकिन उसमें अब वो किस नहज तक जाएंगे। शुरू में उन्होंने यूक्रेन की भी बात की, वो किस तरह का उनका अभी वो बदला लेने की कोशिश करेंगे, एक्शन क्या होगा, एक्शन प्लान क्या होगा। लेकिन इसका दूसरा तनाजुर ये है कि जो अमेरिकी मीडिया है वो इस ISIS को, जो दाइश है, इसको एक मुस्लिम जंगजू के तौर पर भी कर रहा है कि ये फ्यूचर में जो अमेरिकी हैं या यूरोप में कहीं ना कहीं ये जो अटैक कर सकते हैं। कि ये मेरा ये ख्याल है कि इसका एक तनाजुर अगर ये ले लिया जाए कि जो गज़ा है, गज़ा की जो सूरत हाल है उसमें अमेरिका का किरदार और यूरोप का जो किरदार है वो उसको कहीं पे भी डिफेंड नहीं कर पा रहे और उनको पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। अब इस एक हमले को लेकर ये एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि वो इस दाइश के खिलाफ और एक इस्लामोफोबिया के हवाले से भी कुछ ऐसी कोई मुहिम और कोई चीज़ जो है वो शुरू कर दें ताकि जो गज़ा से जो दुनिया की नज़र जो है मैं एक ही जगह पे अब जो जुल्म हो रहा है वहाँ पे जो है वो गज़ा पर इसराइल अपने मुजालम जो है वो ढा रहा है, तो उससे नज़र जो है वो दूसरी तरफ करने के लिए अमेरिका या यूरोप को ऐसे स्टेप्स ले सकता है कि हम जो है वो इस को ख़त्म करने और दाइश के खिलाफ हम जो है वो कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ तो उनको दिफा कर नहीं पा रहे। तो इसके दो मेरे ख्याल में 2 अलग अलग एलिमेंट्स या 2 एंगल्स जो है वो इस सारे हमले के मौजूद हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो दाइश है या इस किस्म की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इनका ना किसी मजहब, ना किसी खत्ते के साथ कोई ताल्लुक है, ना इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक है, ना पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक हो सकता है। हमेशा से पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान या जो मुस्लिम ममालिक है, अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी हुई है, यहाँ पे भी हुई है और हमने सबसे ज़्यादा उसमें कुर्बानियाँ भी दी हैं। तो इसका किसी मजहब के साथ ताल्लुक हो ही नहीं सकता। लेकिन वेस्ट हमेशा से इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किसी ना किसी तरह मजहब के साथ जोड़कर फिर उनको काउंटर करने की कोशिश करता है ताकि इस जो मुसलमान है या इस्लाम जो है उन पर ये प्रेशर बढ़ाया जाए या उनको किसी ना किसी तरह इस मामले में हमें लाया जाए। तो मेरी नज़र में अभी रशिया का रिस्पॉन्स तो अभी उस लिहाज से आना है कि ओवरऑल उसकी पॉलिसी क्या होगी, लेकिन इसका दूसरा एंगल भी बड़ा अहम है। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, शॉर्ट कमेंट कर दीजिए, आपको लगता है इस तरह के वाक़यात से इस्लामोफोबिया बढ़ने के भी खतरात हैं? यही मैं अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने सोशल मीडिया की बात की,
एक बड़ा ज़बरदस्त वो उस पर यूज़ करते हैं कि जो आप सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं ये भी जिहाद है, आप मुजाहिद हैं अल्लाह के, ये इस तरह से उनको मोटिवेट किया जाता है। तो जब आप इस किस्म की चीज़ें यूज़ करेंगे तो यकीनन एक मज़हब से इसको लिंक किया जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि बंदा कोई कहाँ पे बैठा, किस जगह पे, वो उसका मज़हब क्या है, वो लोगों को ये बता रहा है कि ये जिहाद है जो तुम कर रहे हो। तो आप फेस तो नहीं देख सकते जो सोशल मीडिया पे बंदा बैठा है, लेकिन ऑब्वियसली वो आपको एक किसी नाम से, किसी तरीके से, किसी चीज़ से आपको मोटिवेट कर रहा है। तो इट्स वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। सही बात है जी, दैट इज़ वेरी ट्रू। नजमू साकिब साहब, आज क्या सवालात लेकर आए हैं आप नाज़रीन के लिए? जी शुक्रिया रामीन। देखिए, पंजाब पुलिस ने कमाल कर दिया है, इतने बड़े बड़े मुजरमों को पकड़ लिया है जो कि पतंगबाज थे और जो कि पतंग बनाने के कारीगर थे, बड़े बड़े मुजरिम। ज़रूरी सवाल ये है कि जो छोटे छोटे मुजरिम हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ टाइप या ये टैक्स ना दहिंदगान, तो ये छोटे छोटे जो मुजरमान हैं ये भी कानून के दायरे में आप लेके आएंगे कि नहीं? सही। अब आते हैं आज के गैर ज़रूरी सवाल की तरफ। राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया है कि 16 माह की हुकूमत लेकर हमने अपना सियासी नुकसान किया। भाई, आपका वजीर आज़म, आपकी काबीना, सियासी नुकसान कैसा? गैर ज़रूरी सवाल ये है कि इस मर्तबा भी हुकूमत लेकर आपने कहीं कोई सियासी गलती तो नहीं कर दी? बिल्कुल ठीक है नाजरीन, आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहे हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।